नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काखोवखा तबाह, दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाया बांध को उड़ाने का आरोप। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जापोरिजिया बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा यूक्रेन पर रूसी हमले का एक और परिणाम आया सामने। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का किया दावा। फतह मिसाइल 1400 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में है सक्षम। राष्ट्रपति रईसी के सामने किया गया मिसाइल का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय बातचीत में की क्षेत्रीय और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा। रक्षा औद्योगिक साझेदारी में संबंधों को बढ़ाने पर सहमति। राजनाथ सिंह ने यूपी और तमिलनाडु के रक्षा गलियारों में जर्मनी को निवेश का दिया न्योता। फ्रांस में लगातार 14वें दिन हुआ भारी विरोध प्रदर्शन। पेंशन सुधार के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शन में करीब 6 लाख लोग हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों ने कहा कानून को रोकने का हो रहा है अंतिम प्रयास। ऑस्ट्रेलिया की जेल में 20 साल से बंद महिला कैथलीन फोल्विक वैज्ञानिक आधार पर हुई रिहा। अपने ही 4 बच्चों के हत्या के आरोप में काट रही थी 30 साल की सजा। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बच्चों की मौत के पीछे बताया जेनेटिक वेरिएंट को वजह। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग एक और कदम आगे बढ़ गई है। गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन के बाद अब बांध को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बांध को तोड़ दिया गया जिससे इसके आसपास के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन रूस युद्ध में अब तक गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन जंग जीतने के लिए अब अन्य तरीके भी अपनाए जाने लगे हैं। यानी दोनों देशों के बीच जंग जीतने के लिए अब बांध को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी जंग में नीपर नदी पर बने बांध के फाटक को उड़ाया गया था, लेकिन उस वक्त आसपास रहने वाले लोगों पर असर नहीं पड़ा था। लेकिन ताजा हमले में दक्षिण यूक्रेन के रूसी नियंत्रित हिस्से में एक विशाल कखोवका बांध को मंगलवार को उड़ा दिया गया, जिसकी पुष्टि दोनों पक्षों ने की, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। बांध में विस्फोट होने के चलते युद्ध प्रभावित क्षेत्र के करीब 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बांध के टूटने के बाद से ही रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कखोवका बांध के आसपास तेज विस्फोट हुआ, जिसके बाद बांध से लगातार भारी मात्रा में पानी बह रहा है। बाढ़ के डर से आसपास के गांव खाली कराए जा रहे हैं। खरसान को भी अलर्ट पर रखा गया है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम होने वाले हैं। उधर यूक्रेन ने भी नदी के दाहिने किनारे पर 10 गांवों और खरसान शहर के कुछ हिस्सों के लोगों को घरेलू उपकरण बंद कर अपने जरूरी दस्तावेजों और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। दक्षिणी यूक्रेन में नोवा काखोवका बांध के विनाश के लिए रूस जिम्मेदार है, क्योंकि रूस हमें युद्ध के मैदान में नहीं हरा सकता है। इसलिए ये नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है ताकि हमें रोकने की कोशिश की जा सके। बांध से निकलने वाला पानी नागरिक निकासी पारिस्थितिक क्षति का कारण बन रहा है और ज़ापोरिज़िया जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। नोवा काखोवका बांध यूक्रेन के खरसान शहर के पास रूसी नियंत्रित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर रूसी सेना ने मार्च 2022 में कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमला कर नवंबर 2022 में इसे रूसी कब्जे से छुड़ा लिया, जिसके बाद रूसी सेना नीप्रो नदी के दक्षिणी तट पर पीछे हट गई। हालांकि रूस अभी भी बांध से नीचे की ओर दक्षिणी तट पर अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
जबकि यूक्रेन नदी के उत्तर में मौजूद है। ऐसे में बांध टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को होगा। बांध का पानी रूस नियंत्रित हिस्से में प्रवेश कर रहा है, जो नीचे की ओर मौजूद है। इससे रूसी टैंकों और तोपों समेत पैदल सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने में मुश्किलें आएंगी। इसलिए भी रूस ने बांध को उड़ाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बांध के विनाश का मकसद रूसी नियंत्रित क्रीमिया को जलाशय से प्राप्त होने वाले ताजे पानी से वंचित करना और जवाबी हमले से ध्यान भटकाना है। तोड़फोड़ इस तथ्य से भी जुड़ी है कि 2 दिन पहले बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के बाद अब यूक्रेनी सशस्त्र बल अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तोड़फोड़ इस तथ्य से भी जुड़ी है कि 2 दिन पहले बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के बाद अब यूक्रेनी सशस्त्र बल अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन की आक्रामक कार्रवाई अब लड़खड़ाने लगी है। बांध का टूटना क्षेत्र के हजारों निवासियों के लिए संभावित रूप से गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बांध को उड़ाने की घटना के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया है। ईयू ने रूस पर युद्ध को लेकर आक्रामकता को नए स्तर पर ले जाने का आरोप लगाया, तो वहीं नाटो प्रमुख ने बांध टूटने की घटना को अपमानजनक कृत्य करार दिया। कखोव का बांध पर विस्फोट एक अपमानजनक कृत्य है जिसने यूरोप में शांति भंग कर दी है। इस तरह की घटना से रूस की क्रूरता लोगों के सामने दिखाई दे रही है। कखोव का बांध के नष्ट होने से आज हजारों नागरिक खतरे में हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। काखोव का बांध में विस्फोट होना यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिकों को लक्षित कर किए गए एक अभूतपूर्व हमले की तरह दिखता है। निश्चित रूप से यूरोपीय संघ इस भयानक और बर्बर हमले की कड़ी निंदा करता है। दरअसल बांध से दक्षिण में क्रीमिया में पानी की सप्लाई होती है, जिस पर साल 2014 में रूस ने नियंत्रण कर लिया था। बांध की मदद से ही काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पहुंचती है। ऐसे में अगर बांध खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन में ऊर्जा समस्याओं में और इजाफा होगा। इसी बांध के जलाशय का उपयोग जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 6 रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पानी की कमी होती है तो उसके रिएक्टर गर्म होने का खतरा बढ़ेगा, जिससे विस्फोट की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, यह नहर सिस्टम को भी खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से क्रीमिया सहित दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्से में पानी पीने की समस्या बढ़ जाएगी। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ब्रिटिश शाही इतिहास के 100 सालों में पहली बार प्रिंस हैरी गवाही के लिए हाईकोर्ट में पेश हुए। ब्रिटिश समाचार पत्र डेली मिरर पर लगे आरोपों के मामलों में गवाही देने प्रिंस लंदन हाईकोर्ट आए थे। डेली मिरर के पत्रकारों पर आरोप है कि वो फोन हैकिंग सहित कई गैरकानूनी कामों में लिप्त हैं। ससेक्स के राजकुमार अपनी पत्नी मेगन मर्कल और 2 बच्चों के साथ अब राजघराने में न रहकर अमेरिका में रह रहे हैं। एमजीएन की जासूसी और धोखे के कारण उनके निजी जीवन पर काफी फर्क पड़ा है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में पेंशन कानून को लेकर विरोध का सिलसिला जारी है। फ्रांस में सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 साल करने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। दरअसल प्रदर्शनकारियों द्वारा पहले से मौजूद कानून को खत्म करने के लिए दबाव बनाने का अंतिम प्रयास हो सकता है। हजारों लोगों की भीड़ ने शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अधिकारियों के मुताबिक देशव्यापी प्रदर्शन में 4 से 6 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं बुल्गारिया की। बुल्गारिया की संसद ने मंगलवार को प्रधानमंत्री निकोलाई डेनको के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में मतदान किया। नवनिर्वाचित पीएम डेनको सुधारों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। डेनको, जो बाल्कन देश को यूरो क्षेत्र और यूरोपीय देशों के शेंगेन समूहों में ले जाने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। 240 सीटों वाली संसद में 132 सांसदों ने 2 साल के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए डेनको के लिए मतदान किया। राजनीतिक अनिश्चितता के चलते यूरोपीय संघ के सदस्य बुल्गारिया को यूरो को अपनाने में देरी हो रही है। इस देश को यूरो अपनाने में देरी हो रही है। इस सब के पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एशिया की। ईरान के एक दावे ने पश्चिमी देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेजी से चलती है
और 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। ईरान के इस कदम से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इजराइल के बीच फिर से डर पैदा हो गया है कि कहीं ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे न बढ़ जाए। अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच ईरान ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर पश्चिमी देशों के माथे पर बल ला दिया है। ईरान के दावे के मुताबिक ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 15 गुना ज्यादा गति से हमला करने में सक्षम है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फतह नाम की इस मिसाइल की क्षमता 1400 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के साथ मिसाइल किसी भी रक्षा प्रणाली से गुजर सकती है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। राष्ट्रपति ने मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेश निर्मित करार दिया। ये मिसाइल विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र का बेहतरीन उदाहरण है। ये मिसाइल और हमारे सैन्य उद्योग पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसमें किसी तरह की आयातित तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। अब हमारे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का चलन बढ़ रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सामने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख ने मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा है, जिसकी पुष्टि नवंबर में रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल ने भी किया था। अपने दावे में जनरल ने ईरान द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करने का दावा भी किया था। हालांकि अपने दावे में उस वक्त उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरानी नेताओं का बयान मिसाइल कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए काफी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के विरोध के बावजूद ईरान द्वारा लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम को और विकसित करने की बात कही जा रही है। ईरान के मुताबिक उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है। इससे पहले भी ईरान ने 2000 किलोमीटर की सीमा तक मार करने वाली एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसे पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया। हालांकि विशेषज्ञ हमेशा से ही ईरान द्वारा अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आशंका जताते रहे हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के आशंकाओं के बीच साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक परमाणु समझौता रद्द करने के लिए मजबूर किया गया था। परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया। इस वजह से ईरान ने पहले से प्रतिबंधित परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया। ईरान के इस कदम से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इजराइल के बीच फिर से डर पैदा हो गया है कि कहीं ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे न बढ़ जाए। हालांकि बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद परमाणु समझौते पर ईरान के साथ वार्ता की कई असफल कोशिशें हुई। दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। और अगली खबर भी इसी इलाके से है। ईरान ने मंगलवार को सऊदी अरब में अपने दूतावास को फिर से खोल दिया। 7 साल पहले राजनयिक विवाद के कारण इसे बंद कर दिया गया था। रियाद ने 2016 में तेहरान के साथ राजनयिक संबंध उस वक्त तोड़ दिया था जब सुन्नी बहुल राज्य द्वारा एक शिया धार्मिक नेता को फांसी दिए जाने के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान उसके प्रतिनिधि कार्यालयों पर धावा बोला था। इसके बाद जेद्दा में इसके वाणिज्य दूतावास और एक दिन बाद इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रतिनिधि कार्यालय को फिर से खोल दिया जाएगा। इससे पहले हज यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। जर्मनी और भारत के रक्षा मंत्री ने जहां एक ओर रक्षा सहयोग संबंधों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा औद्योगिक साझेदारी में संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उद्योग जर्मन रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बन सकता है। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई। योग के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। भारत जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूती देने के लिए हम दोनों ही सहमत हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी साझा लक्ष्यों और शक्ति की पूरकता के बारे में अधिक परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनमें भारत से कुशल कार्यबल और प्रतियोगी लागत तथा जर्मनी से उच्च प्रौद्योगिकियां और निवेश शामिल है।
इससे पहले पिस्टोरियस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता की जानकारी ली। वहीं द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जर्मनी के रक्षा मंत्री ने IIT दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा स्टार्टअप से मुलाकात की। With IDEX framework, we are getting government funding and also a little bit of hand holding from incubators like IIT Delhi and IIT Hyderabad and such. With this framework, we are able to build our products. And I myself, I spent most of my academic career in the US, so I did my PhD and all. And with Atmanirbhar Bharat initiatives, there is a lot of growth in India. We got ideas from the IDEX, they got nurturing from the IDEX mentors also. And along with that, we got many competitions, challenges from the IDEX, which help us in scaling the technology also. And whatever new problems the society is facing, we are able to get this from the platform, and that's how we are able to solve or create a new solution for the society. साल 2015 के बाद किसी जर्मन रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इस विशेष यात्रा की अहमियत को देखते हुए बोरिस पिस्टोरियस को मोनेक्शा सेंटर में तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को वे मुंबई जाएंगे। वहां पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय और मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स का दौरा करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जिसे 2011 से शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्शों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को विंडहोक में उप प्रधानमंत्री और नामीबिया के विदेश मंत्री के साथ भारत और नामीबिया के बीच सहयोग के पहले संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे समकालीन सहयोग को लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक सद्भावना और हमारी बढ़ती विकास साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। दोनों ने ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी, डिजिटल, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ साथ वन्यजीव सहयोग और इको टूरिज्म में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। As the results of our discussions today, I certainly leave with a much clearer picture of the possibilities before us. These include closer cooperation in the field of energy, including in oil and gas, green hydrogen and solar. Infrastructure development, especially with regard to railways, roads, ports, electricity transmission and water usage. Our collaboration in wildlife relocation and conservation is also very significant. The reintroduction of cheetahs in India that were given by Namibia is truly a milestone. We also discussed food security and the prospects for expanding millet production. There was a mutual interest in taking forward our cooperation in arts, culture, heritage and people-to-people context. We have an expectation that this will take the shape of a systemic plan of action that I hope our officials will sit and discuss together. विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय सहायता से बनाए गए नामीबिया विश्वविद्यालय में IT केंद्र का उद्घाटन भी किया। विदेश मंत्री ने नामीबिया में सक्रिय गुजरात के भारतीय हीरा व्यवसायियों से भी मुलाकात की।
जयशंकर ने कहा कि वो सच्ची दोस्ती कायम करते हुए हमारे आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामीबियाई सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना करती है। विदेश मंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी जिंगोब से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत बधाई दी। विदेश मंत्री ने उन्हें संयुक्त आयोग की बैठक के बारे में जानकारी दी और साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। आज आपको कहानी दिखाते हैं एक ऐसी महिला की जो 20 साल जेल में सजा काट रही थी। सजा थी हत्या की। हत्या भी किसकी? अपने बच्चों की। एक बच्चा नहीं, 3 बच्चों की। लेकिन 20 साल बाद पता चला कि वो बेगुनाह थी। ये रिपोर्ट देखिए। कैथलीन फॉलबिग, न्याय के लिए 20 साल का इंतजार, न्याय भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। लंबे इंतजार के बाद कैथलीन बेकसूर साबित तो हो गई, लेकिन 2003 में जिस गुनाह के लिए फॉलबिग को सजा मिली वो बिना सबूतों के आधार पर थी। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने आप को निर्दोष बताया और दावा किया कि उनके बच्चों की मौत कुदरती वजहों से हुई थी। बहस के दौरान बच्चों की मौत के दौरान फॉलबिग के घर पर अकेले होने के सबूत मिले। फॉलबिग ने अदालत को बताया कि 3 बच्चों की मौत के वक्त वो बाथरूम में थी। सरकारी वकीलों का कहना था कि सभी बच्चों की मौत एक ही तरह से हो जाना ये दिखाता है कि 4 बच्चों की मौत मात्र संयोग नहीं हो सकती। इसीलिए ज्यूरी ने भी इस मौत के लिए फॉलबिग को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, जिरह के दौरान फॉलबिग के पूर्व पति ने भी उनके खिलाफ गवाही देते हुए बच्चों की मौत को संयोग नहीं माना। इस बात में तार्किक संदेह है कि फॉलबिग ने अपने बच्चों की हत्याएं की। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फॉलबिग के दोषी होने में संदेह है। फॉलबिग को देर से सही लेकिन अंत में न्याय मिला। मुझे लगता है कि सभी नागरिकों को समीक्षा प्रावधान का उपयोग करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वहां न्याय पर फिर से विचार किया जाए, भले ही इसमें लंबा समय लगे। हाल ही में सामने आए वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर जब ये मामला दोबारा खुला तो अदालत के फैसले पर संदेह पैदा हुआ। सोमवार को अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉलबिग को माफी का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कैथलीन फॉलबिग 20 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आ गईं। अपनी रिहाई को फॉलबिग ने विज्ञान और सच्चाई की जीत बताया। जेल से रिहा होने के लिए बेहद आभारी हूँ। पिछले 20 साल से मैं जेल में रही और हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचा। अपने बच्चों के लिए दुखी हूँ और उन्हें बहुत याद करती हूँ। सजा पर बहस के दौरान कैथरीन के लिए समाज में उपयोग में आने वाले सबसे घृणित शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि अपने बच्चों का कातिल, खूंखार सीरियल किलर, सबसे खराब महिला जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। उस वक्त भी कैथलीन ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने सभी बच्चों की मौत एक ही तरह से होने को संयोग नहीं मानते हुए उन्हें 30 वर्ष की सजा सुना दी। लंबे अरसे बाद फॉलबिग के मामले की दोबारा जांच शुरू हुई क्योंकि 90 वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चारों बच्चों की मौत कुदरती वजहों से होने का अंदेशा जताया। हम जानते हैं कि विज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमें इसकी जरूरत है। संवेदनशील कानूनी प्रणाली बनाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। कैथलीन फॉलबिग के मामले में दूसरी जांच में लोक अभियोजन निदेशक ने पाया कि वैज्ञानिक साक्ष्य विश्वसनीय और महत्वपूर्ण था। फॉलबिग का मामला ऐतिहासिक रूप से अनूठा मामला है। दरअसल फॉलबिग के चारों बच्चों की मौत 19 दिन से 19 महीने की आयु के बीच हुई थी। 1989 में फॉलबिग के पहले बच्चे कैलब का जन्म हुआ, जिसकी केवल 19 दिन में ही मौत हो गई। 1991 में उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु 8 महीने बाद हो गई। 2 साल बाद बेटी सेस 10 महीने की आयु में ही चल बसी। 1999 में फॉलबिग को एक और बेटी लॉरा हुई, जो महज 19 महीने तक ही जिंदा बच पाई। वैज्ञानिक जांच में सामने आया कि 2018 में
फॉल्बिस की दोनों बेटियां काम2 नाम के एक जेनेटिक वेरिएंट से ग्रस्त थीं। इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। हृदय रोग और जेनेटिक्स के विशेषज्ञों ने भी जेनेटिक वेरिएंट की मौत का कारण होने की पुष्टि की। डॉक्टरों के मुताबिक ये संभव है कि लॉरा की मौत मायोकार्डाइटिस यानी हृदय में अचानक होने वाली जलन से हुई हो। फॉल्बी के एक अन्य बच्चे पैट्रिक की मौत के मामले में भी ऐसे ही साक्ष्य मिले, जिसमें न्यूरोजेनेटिक को मौत की वजह माना गया। तो इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।